नमस्कार। संस्कार सिविल सर्विसेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग भारत और यूएसए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात भारत और विश्व का एकमात्र डॉन अमेरिका के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत और यूएसए का संबंध हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जिस रूप में इस कोरोना ने एक पूरे विश्व व्यवस्था को लगभग बदल सा दिया है, इस दृष्टिकोण से भारत यूएसए, भारत चीन, भारत रूस और इस तीनों में सामंजस्य को हम स्थापित कर बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की संभावना 100% है। इसीलिए भारत यूएसए को हम भारत यूएसए के संबंध को हम समग्र रूप से अध्ययन करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट, चाहे 2+2 डायलॉग हो दोनों के बीच, चाहे लेमुआ, कोमकासा, काटसा या जितने भी एग्रीमेंट हैं, रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, ये सारे सहयोग को हम पढ़ने का यहाँ पे कष्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस लेक्चर में हम भारत यूएसए के बीच ऐतिहासिक संबंध को देख लें, क्योंकि जब तक हम ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे तब तक दोनों के बीच कितना निकटता और किस किस बिंदु पे असहमति है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम समझ लेते हैं। तो ऐतिहासिक में अगर हम देखें तो भारत और यूएसए दोनों ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। हालांकि यूएसए जो है 1776 में ही आज़ाद हो गया, वहीं भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि भारत से 171 साल पहले अमेरिका आज़ाद हो चुका है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुआ। आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का उद्भव होता है एक सुपर पावर के रूप में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन का एक छत्र राज्य था। कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में सूरज का कभी अस्त नहीं होता था। तो आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस रूप में जो महाशक्ति है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान आपस में लड़ गए थे और जापान ने देखा कि यूएसए अभी भी इससे अछूता है, तो जापान ने पर्ल हार्बर अटैक कर दिया और अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अमेरिका बौखलाते हुए जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु हमला कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का खत्म यहाँ पे हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से एशिया में जो उभरती हुई शक्ति, जो महाशक्ति के रूप में जापान था, उसका खात्मा हो चुका था। उसके बाद यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का हाल लड़ के जर्जर कर लिए थे और विश्व का सिर्फ एक देश उभर के सामने आया, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ ही दिनों के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद विश्व 2 ध्रुवों में बट गया और एक खेमे का नेतृत्व करता था यूएसएसआर, सोवियत संघ, और दूसरे का जो पूंजीवादी खेमा था उसका नेतृत्व करता था यूएसए। आप देखेंगे कि साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम यूएसएसआर करता था, लेकिन पूंजीवादी को यूएसए। उसी वक्त होता है 1947 में भारत का आज़ादी मिलती है और भारत हजारों साल से गुलाम रहा है, कभी मुस्लिम आताताइयों का तो कभी अंग्रेज आताताइयों का। तो इस दृष्टिकोण से भारत का आंतरिक परिस्थिति बहुत ही जर्जर, बहुत ही दुरूह था। अर्थात आप कह सकते हैं कि आज़ाद होते ही भारत के साथ जो आंतरिक जो समस्याएं थी, जैसे गरीबी चरम अवस्था में, बेरोजगारी चरम अवस्था में, अशिक्षा का अभाव व्यापक रूप में,
विज्ञान तकनीकी का अभाव, उद्योग संरचना नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, खाद्यान्न संकट थी, अनेक सारी समस्याएं थी। इस समस्याओं को देखते हुए भारत के जो नीति निर्माता ने अपने विदेश नीति का निर्धारण किया। हालांकि भारत ने प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया और वयस्क मताधिकार के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। और इस दृष्टिकोण से, और उधर देखेंगे यूएसए के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यूएसए भी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच कुछ समानताएं यहाँ पे दिख रही है। लेकिन भारत के विदेश नीति का जो मूल उद्देश्य था, ये था कि दोनों जो खेमा थे उस खेमा से अलग रहना, अर्थात गुटनिरपेक्ष को अपनाया, स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति को अपनाया, और जो सार्वजनिक उद्यम था उसको उन्होंने प्राथमिकता दिया। साथ ही कह सकते हैं कि भारत का जो झुकाव था समाजवादी गतिविधि, समाजवादी विचारधारा के प्रति झुकाव था। तो ये कुछ, जैसे अगर यूएसए का देखें तो यूएसए का था, विदेश नीति का जो मूल उद्देश्य था यूएसए का, साम्यवाद को नियंत्रित और प्रतिसंतुलित करना इसका मूल उद्देश्य, क्योंकि यूएसएसआर था जिसका नेता, उसको प्रतिसंतुलित करना इसका मूल उद्देश्य था। और भारत का झुकाव साम्यवादी विचारधारा की तरफ था। तो दोनों में कंट्राडिक्शन था। हालांकि हम ये सबसे प्रथम बार देख रहे हैं जो क्या विदेश नीति में क्या मूल असमानताएं हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1950 से लेकर 1960 तक के दशक में भारत और यूएसए के बीच का संबंध कैसा रहा है। और अमेरिका निजी उद्यमों को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत को अपनाया, लेकिन भारत ने सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता देने वाला सिद्धांत अपनाया। इन तमाम विरोधाभास के बावजूद भी 1950 से लेकर 1960 के दशक तक भारत और यूएसए के बीच का संबंध अच्छा रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने अर्थात यूएसए ने भारत को तकनीकी आर्थिक सुरक्षा भी मुहैया कराता रहा। 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है और अमेरिका भारत का समर्थन करता है। तो 1962 तक संबंध ठीक था, लेकिन कुछ समस्याएं थी, जैसे भारत के गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को यूएसए ने अस्वीकार कर दिया था। भारत यूएसएसआर के बीच जो संबंध थे उसको संदेह के दृष्टिकोण से यूएसए देखता था। तो ये था। और तीसरा देखेंगे कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता था, भारत का समर्थन नहीं बल्कि पाकिस्तान का समर्थन करता था। ये सब विरोधाभास के बावजूद भी 1962 तक भारत और यूएसए के बीच का संबंध अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक रहा था। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और यूएसए ने भारत और पाकिस्तान को इस युद्ध में दोनों को जिम्मेदार देश माना। तो लेकिन इसमें गलती तो पाकिस्तान की थी। तो भारत और यूएसए के बीच का जो संबंध है निचले स्तर पे यहाँ पे देखने को मिला। और इसी युद्ध के बाद अब यूएसए ने भारत को आर्थिक और सैन्य सहायता भी रोक दिया था। तो दोनों के बीच संबंध जो थोड़ा बहुत ठीक था वो निचले स्तर पे आ गए। चीन अमेरिका का अब 1965 तक का ये आपने देखा। 1970 के दशक आते आते 1970 में देखेंगे कि पूरे विश्व का परिस्थिति बदल रहा था, वैश्विक परिदृश्य में बदलाव आ रहा था। जैसे चीन जो था 1970 के दशक में चीन यूएसएसआर खामा में था, साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। लेकिन 1970 के बाद ये पूंजीवादी विचारधारा के खेमे में आ गया और जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, वहाँ पे चीन, पाकिस्तान और यूएसए तीनों का त्रिकोण यहाँ पे बन जाता है, जो भारत के सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रहा था, बहुत ही एक असुरक्षा की भावना थी। तो इसको
इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत सरकार ने 1971 में यूएसएसआर के साथ मित्रता और शांति की संधि यूएसएसआर के साथ भारत सरकार करता है। तो यूएसएसआर के साथ जैसे ही रक्षाकर्ता संधि किया जाता है तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो संबंध बहुत कटु थे और भारत यूएसएसआर के साथ संधि करता है तो यूएसए और भारत के बीच का संबंध पुनः निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा विरोधाभासी स्वर के रूप में सामने आता है। और यही वक्त होता है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और 1971 में पाकिस्तान के फेवर में यूएसए अमेरिका बंगाल की खाड़ी में भारत के विरुद्ध 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज देता है। अब हमारे लिए बहुत ही चिंता की विषय हो जाती है। अब क्या किया जाए? तो हमने भी अपने पुराने मित्र यूएसएसआर को फ़ोन किया कि भाई देखो अब क्या किया जाए, अब तो मतलब हमारे लिए तो बहुत विकट परिस्थिति आ गया। तो दोस्त बोला अरे यार टेंशन मत लो, हम है ना, यूएसएसआर यहाँ पे आता है और यहाँ तब हमारा ये जो यूएसए है वो वापस जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत और यूएसए के बीच का जो संबंध एकदम निचले स्तर पे था। 1974 में भारत जैसे ही परमाणु परीक्षण करता है और यूएसए ने भारत पे अनेक सारे प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। और 1975 में जब आपातकाल लागू करता है तो भारत के इस मतलब दृष्टिकोण पे यूएसए ने कठोर आलोचना किया। तो आप देखेंगे कि 1970 के दशक के बाद 1990 तक भारत का जो विदेश नीति है, ये विदेश नीति का आधार पश्चिम विरोधी, यूएसए विरोधी के रूप में सामने आता है। और 1970 से लेके 1990 तक भारत और यूएसए के बीच का संबंध एकदम निचले स्तर पे होता है। हालांकि 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार। ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि यूएसए के साथ संबंध को बेहतर किया जाए, लेकिन 1977 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है और ये कोशिश करते हैं संबंध ठीक करें। लेकिन 1978 में 9 में यूएसएसआर का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप हो जाता है और यूएसएसआर हमारा मित्र भी होता है और अफगानिस्तान में हमारा उपस्थिति हमारे सामरिक हितों के अनुकूल था, हमारे इंटरेस्ट के अनुकूल था। इसीलिए हम यूएसएसआर का हम विरोध खुल के नहीं किए। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे ही यूएसएसआर का हस्तक्षेप होता है, नए शीत युद्ध का आरंभ होता है और यूएसएसआर को कंपेयर करने के लिए तालिबान पाकिस्तान के सहयोग से तालिबान का निर्माण करता है और भारत और यूएसए के बीच का संबंध बहुत ही कटु यहाँ पे सामने आता है। ये 1990 तक कटु ही रहता है। हालांकि आप कह सकते हैं संबंध को बेहतर करने का कोशिश किया गया, लेकिन सफलता जनता पार्टी सरकार को नहीं मिली इस वजह से। और 1990 तक जब जब कश्मीर का मुद्दा होता है, जब जब कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, यूएसए भारत का विरोध करता है, लेकिन बार बार हमारा पुराना मित्र यूएसएसआर भारत के समर्थन में खड़ा होता है। अर्थात आप कह सकते हैं पाकिस्तान के मुद्दे पे हमेशा यूएसए अमेरिका भारत के विरोध में खड़ा रहा। लेकिन शीत युद्ध के उपरांत जो विश्व युद्ध जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध के उपरांत जो विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, विघटन हो जाता है और सिर्फ एक सुपर पावर विश्व के सामने आता है और विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है, जिसका नेतृत्व करता यूएसए होता है। और 90 के दशक में भारत का भी जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही जर्जर था, दुरूह था। 2 बार चुनाव हो गए थे। उसके बाद भारत का स्थिति इतना विकट हो गया था कि आयात निर्यात का संकट हो गया था, यूएसएसआर का विघटन हो गया जिसमें आयात निर्यात का भी संकट हो गया। तो बहुत सारे समस्याएं यहाँ पे हो गई। हमें आर्थिक सहायता चाहिए
और आर्थिक सहायता IMF से तभी मिल पाएगी जब USA का उसमें सहमति होगा। इसीलिए हमारी मजबूरी हो गई थी USA के साथ संबंध को बेहतर करना। एक वहीं दूसरी तरफ भारत ने LPG को मतलब अपना रिफॉर्म किया, और LPG अपनाने से भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया, और आर्थिक उदारीकरण के तहत निजी उद्यमों को भी प्राथमिकता दिया। जहां पे आप देखेंगे यहाँ पे सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे निजी उद्यमों को प्राथमिकता मिली, और USA के लिए एक फेवरेबल कंडीशन था यहाँ पे इन्वेस्ट करना भारत में, क्योंकि USA निजी उद्यमों को बढ़ावा देने का उसका रणनीति है स्टार्टिंग से ही। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन था, और भारत एक विशाल जनसंख्या के रूप में उभर रहा था, एक विशाल मार्केट के रूप में उभर रहा था। तो भारत USA ने भी भारत के इस शक्ति को पहचानते हुए भारत के साथ संबंध बेहतर करने का यहाँ पे कोशिश किया, और भारत को हालांकि कहा गया आर्थिक सहायता के फेवर में कहा गया कि आपको NPT पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, आपको CTBT पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, अनेक ऐसे दबाव डाले गए। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत और USA के साथ संबंध 1990 के बाद 1998 तक बहुत अच्छे रहे, बहुत बेहतर रहे। भारत में इस बीच USA ने इन्वेस्ट किया, व्यापक मात्रा में निवेश किया, व्यापार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। लेकिन 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षण, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वहाँ पे बनती है और परमाणु परीक्षण कर दिया जाता है। पूरा विश्व भारत को आर्थिक प्रतिबंध से आरोपित कर देता है, और भारत को एक ऐसे नंगा करने का प्रयास किया गया था 1998 में। भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई थी, और 1998 में कठोर आर्थिक प्रतिबंधों ने भारत की स्थिति को और खस्ता हाल कर दिया। लेकिन 1990 के दशक में एक महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। वैश्विक परिस्थिति में बहुत व्यापक बदलाव आ रहा था। एक जो सुपर पावर अपने आप को जो USA कहता था, ये USA के पैरेलल में एक एशिया में एक चीन का शक्तिशाली उभार हो रहा था। USA को ऐसा लग रहा था कि अगर चीन को प्रतिसंतुलित ना किया जाए तो चीन हमें USA को प्रतिस्थापित कर देगा, और एक दिन ये सुपर पावर बन जाएगा। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत को एक विशाल बाजार के रूप में देखते हुए 1998 के बाद USA ने भारत के प्रति अपनी दृष्टि को जल्दी ही परिवर्तित कर लिया। उसी का नतीजा है कि 1999 में कारगिल विवाद होता है, और पहली बार USA ने भारत का विरोध नहीं किया। और 2000 में भारत के ये इस मानव संसाधन डायस्पोरा व्यापक मात्रा में वहाँ पे प्रवासी भारतीय थे। इस सब के कारण चीन का उभार को देखते हुए भारत का विशाल मार्केट के रूप में उभरते हुए, ऐसा देखते हुए, क्योंकि चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए एशिया में अगर कोई देश है तो भारत ही है। तो भारत के साथ संबंध बेहतर करना, हिंद महासागर में अपना प्रेजेंस को स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के साथ संबंध करना USA की भी मजबूरी थी। तो इस दृष्टिकोण से 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए, और ये भारत USA के बीच के संबंधों का एक मील का पत्थर यहाँ पे साबित हुआ। 2000 में बिल क्लिंटन यहाँ पे आते हैं, और 2001 में जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि भारत 1980 के दशक से ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है। दुनिया का कोई देश नहीं सुन रहा था। हम आतंकवाद पे मारे जा रहे थे, बम्बई अटैक, इधर अटैक, वो अटैक, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। 2001 में 9/11 होता है, अमेरिका पे आतंकवादी हमला होता है। अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, भारत उसका समर्थन कर देता है। भारत समर्थन करते ही
भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे, मतलब 2000 से संबंध बेहतर होना प्रारंभ हो गए। 2003 में अटल जी ने अमेरिका को तो नेचुरल एलाई तक कह दिया, और आप कह सकते हैं कि 2000 बाद के का जो संबंध है, ये संबंध के बीच का जो संबंध है सर्वाधिक मधुर, 1947 के बाद अगर संबंध देखें तो सर्वाधिक मधुर संबंध 2000 के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है। 2004 में भारत यूएसए के बीच सामरिक संबंध का भी विकास, वो माहौल तैयार हो रहा है, सामरिक संबंधों का भी विकास हुआ और भारत को रक्षा सामग्री आपूर्ति प्राप्त करना यहाँ पे प्रारंभ, अर्थात सामरिक मित्र भी यहाँ पे बन गया, अर्थात गहरा संबंध बनना यहाँ से प्रारंभ, एक माहौल बन रहा है यहाँ से। 2005 में भारत अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता होता है, जो भारत पूरे विश्व के सामने बदनाम था, जिस भारत को यूएसए ने पूरे विश्व के सामने नंगा करके रख दिया था, बदनाम करके रख दिया था, उस भारत को, भारत की शक्ति को भांपते हुए, भारत की महत्व को समझते हुए 2005 में यूएसए ने बिना एनपीटी पे हस्ताक्षर करवाए भारत के साथ सिविल परमाणु समझौता हस्ताक्षर करता है, और एनएसजी में भी, एनएसजी का जो ट्रीटी है उसमें भी संशोधन करता है, और भारत को बिना एनपीटी, मात्र भारत एक ऐसा विश्व का एकमात्र देश है, अपवाद स्वरूप एक देश है जो बिना एनपीटी समझौता किए हुए उसको परमाणु ईंधन मिल रहा है। तो इस रूप में भारत 2005 में पूरे विश्व को दिखा दिया कि यूएसए 2005 में पूरे विश्व के सामने यह प्रदर्शित कर दिया कि भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत एक जिम्मेदार और एक बेहतर छवि वाला देश है, और यहाँ भारत की छवि पूरे विश्व के सामने सकारात्मक रूप से सामने आई। 2005 का ये परमाणु समझौता हुआ, और इस समझौता केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए अहम नहीं था, बल्कि एक स्वस्थ सामरिक संबंधों का भी एक आधार था, सामरिक संबंध के लिए भी एक बेहतर आधार ये प्रस्तुत कर दिया। 2010 में ओबामा की भारत यात्रा होती है, और प्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा परिषद के लिए सदस्यता की पहली बार अमेरिका के द्वारा घोषणा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से कि भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता दिया जाएगा। तो भारत का कद यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा, और दोनों के बीच का संबंध और ज़्यादा मधुर होना प्रारंभ हुआ, और ये कंटिन्यू चलता है। थोड़ा बहुत संबंधों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता ही है, लेकिन 2013 में यहाँ पे 14 में चुनाव हो रहा था, और चुनाव में इधर प्रधानमंत्री एनडीए के उम्मीदवार थे, और अमेरिका ने उधर घोषणा किया अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अमेरिका में उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनको यात्रा प्रतिबंधित कर दिया गया अमेरिका के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और अमेरिका के साथ जो संबंध है वो संबंध एक नए प्रतिमान को प्राप्त करता है, नई ऊंचाई को प्राप्त करता है, नई ऊर्जा के साथ संबंध आगे बढ़ता है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अमेरिका की दौरा करते हैं, और मेडिसिन स्क्वायर में लाखों प्रवासी भारतीयों को संबोधन करते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज तक इतना बड़ा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ, और भारत के प्रति अमेरिका में एक बेहतर सकारात्मक छवि वहाँ पे सामने आया। 2015 में पहली बार ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पे अतिथि के रूप में यहाँ पे आते हैं, और 2015 में ही जो 2005 का जो भारतीय अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता का जो व्यवहारिक प्रयोग था उसमें कुछ समस्याएं थी। जैसे 2010 में न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था, 2010 में इसमें संशोधन किया गया ओबामा के आने के बाद, क्योंकि इसमें कुछ समस्याएं थी जो भारत सरकार इससे असहमत थी। मतलब आप कह सकते हैं कि
भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, हालांकि हम परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जितने भी ट्रीटी 1, 2, 3 समझौता जितने भी हैं सबको हम अलग साइंस टेक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि जो भारत का परमाणु कार्यक्रम है 2 भागों में बटा हुआ है। एक है मिलिट्री से संबंधित, एक है एनर्जी से संबंधित। जो मिलिट्री से संबंधित है इसका कोई भारत सरकार के संरक्षण में है और इसका ट्रैकिंग IAEA करता है। लेकिन इस 2010 के तहत क्या था, जो इसका जो एनर्जी से संबंधित है इसका ट्रैकिंग IAEA की जगह पे USA करेगा। भारत सरकार को एतराज़ था, बोला ये क्या तरीका है भाई, तो उस एतराज़ को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया, अर्थात अब IAEA ही करेगा। दूसरा, अगर परमाणु यहाँ पे दुर्घटना हो जाता है, जैसे जब चॉर्नोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ, व्यापक मात्रा में नुकसान हुआ, अगर इस रूप में भारत जैसे गरीब देश में अगर ऐसा होता है बहुत नुकसान होगा, तो उसमें था जो सरकार ऐसा अगर उसका मुआवजा देगी, लेकिन भारत सरकार को ऐसा एतराज़ था और उसके लिए एक इंश्योरेंस पूल $1500 करोड़ का इंश्योरेंस पूल का निर्माण किया गया। तो उसके माध्यम से इसको व्यवहारिक रूप में यहाँ पे लाया गया। ओबामा की यात्रा होती है। 2016 में PM मोदी द्वारा अमेरिकी कांग्रेस का संबोधन किया जाता है। जो अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था, आज वो अमेरिकी कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पूरे अमेरिकी कांग्रेस में तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी अमेरिकी कांग्रेस गूंज उठे थे। तो इसी पे किसी ने कहा था कि वक्त बदलती है तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। वक्त बदलती है तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। मेरे आज की कद को देखकर मेरी कल की कद को मत आंकना, मेरे आज के कद को देखकर मेरी कल की कद को मत आंकना। मेरे वक्त बदलेगा, मेरे आज की कद को देखकर कल की कद को मत आंकना। वक्त बदलेगा, हालत बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, तेरी सोच खुद ब खुद बदल जाएगी। आज वो अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में तालियों की गूंज, पूरे कांग्रेस में गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ बदल गया। और उसका आप देख सकते हैं कि 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम, एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे संबोधित करते हैं, जो पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद 2018 में ही संबंध को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए 2+2 डायलॉग प्रारंभ होता है, जो 2 बार 2019 में 2018 में हो चुका है। और 2020 में नमस्ते ट्रंप तो आप लोगों ने, पूरा विश्व ने देखा। तो इस रूप में भारत और USA के बीच का संबंध वर्तमान समय तक का आपने देखा। अगर इसको लिखना हो तो उसको कैसे समझेंगे? इन सभी संबंधों को अगर 50 शब्दों में अगर कंसाइज करना हो तो उसको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच संबंध दशकों पुरानी है और संबंधों की यह नींव, भागीदारी की यह नींव एक साझा मूल्यों, जैसे अमेरिका जहां विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहीं भारत विश्व का, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र। साथ ही एक ये मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य। दूसरा, दुनिया से आतंकवाद, कुपोषण, गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार आदि मूल्यों पर टिका हुआ है दोनों का। और दोनों चाहते हैं कि विश्व को एक शांति और समृद्धि की ओर ले जाया जाए। हालांकि दोनों के मध्य संबंधों में कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान भारत सरकार की प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी के कारण रिश्तों में एक नया प्रतिमान स्थापित हुआ है, जिसे 2015 में ओबामा की यात्रा, हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के रूप में देखा जा सकता है। तो इस रूप में आपने देखा कि भारत USA का संबंध वर्तमान समय तक कैसे उठापटक लिए हुए है और कैसे अभी मधुर संबंध है।
हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे जितने भी इनसे संबंधित छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे 2+2 डायलॉग क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है, दूसरा कोमकासा, लेमुआ, काटसा आदि जितने भी यूएसए भारत से संबंधित है सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध और उसके बाद जितने भी सुझाव के सहयोग के मुद्दे हैं, विरोध के मुद्दे हैं और क्या आगे का कदम उठाया जाना चाहिए, सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे समाहित करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे को भी इसमें थोड़ा सा रिकमेंड करिए, सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए अगर हो सके आपसे तो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।